तो लास्ट टाइम पोटेंसी प्रॉब्लम, यस सर। ठीक। तो पोटेंसी प्रॉब्लम को समझने का जो पैटर्न अपन ने लिया था पिछली बार, वो ये है कि आपके दिमाग में क्लियर रहे एक बात जो बड़े बड़े प्रिस्क्राइबर्स ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करके ये देखा कि ये जो है, क्या कहा था डॉक्टर केंड ने, बहुत बार रिपीट करवा चुका हूँ कि इट इज़ नॉट द मैटर ऑफ लॉ, पोटेंसी इज नॉट द मैटर ऑफ लॉ, एक्सपीरियंस। ठीक है ना, इट इज मच मोर द मैटर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक। यस सर। पहली बात अपन ये समझ गए, लेकिन फिर भी अलग अलग जगह जो बहुत अच्छी और शानदार और सही होम्योपैथी कर रहे थे जो डॉक्टर्स, उनके और उनके फॉलोअर्स के एक्सपीरियंसेस, तो उसमें से जो ज़्यादा कॉमन एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मोस्ट पीपल में मोस्टली, तो उससे एक उनको मिला के एक जनरल क्राइटेरिया, उसको नियम नहीं कहेंगे, एक क्राइटेरिया बता दिया लास्ट में, जैसे आपको बताया जाएगा कि ये जनरल, अब इतने सारे लोगों का अपन ने एक्सपीरियंस शेयर किया यस सर। कि फलाने डॉक्टर्स ने ये नियम बनाए थे, फलाने डॉक्टर ने अपने अनुभव में ये देखा था, यस सर। ठीक है। और आखिरी में एक जनरल क्राइटेरिया, कुछ 8, 10, 12 पॉइंट आपको बता दिए जाएंगे, यस सर। ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस भी आपके काम आएगा जो डॉक्टर्स का है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि डॉक्टर बेल ने डायरिया के लिए सक्सेसफुली 200 पोटेंसी, 30 एंड 200, यस यही था ना, खास तौर से 200 पोटेंसी का। अब अगर कल फ्यूचर में कभी तुमको ये बात याद रह गई, तुमने इसको रिपीट किया है, कोई डायरिया का पेशेंट आया और आपने मेडिसिन सेलेक्ट कर ली, तो एटलीस्ट ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा, आपके पास एक रिनाउंड डॉक्टर का एक्सपीरियंस है कि उन्होंने, जो कि ख़ास तौर से डायरिया ही क्योर करने के लिए फेमस थे, उनकी बुक है बेल्स डायरिया, है ना। तो उनने, तो आप सीधे 200 पोटेंसी दोगे, इस तरीके से ये चीज़ आपके काम आएगी, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे अपन ने अलग अलग डॉक्टर्स का, डॉक्टर क्लोज का, है ना, डॉक्टर एलन का एक्सपीरियंस शेयर किया था लास्ट टाइम, अब उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी मैंने इनके बारे में थोड़ी सी बात बताई थी। एक थी डॉक्टर एलिजाबेथ हबर्ड, डॉक्टर हबर्ड, इनके बारे में डॉक्टर पी शंकरन इनकी तारीफ में जो शब्द कहे हैं वो ये कहे हैं, द ब्रिलियंट टीचर, द ब्रिलियंट प्रिस्क्राइबर एंड एडिटर। उनने अपनी जिंदगी की प्रैक्टिस में, डॉक्टर हबर्ट ने, जो उनका निचोड़ निकला, जो उनके अनुभवों का जो निचोड़ निकला, इसलिए अपने केसेस को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको सक्सेस मिले या जो भी मिले, तो आपको क्लियर होगा। क्रॉनिक केसेस में भी आपको ये क्लियर होगा ये देख के कि हाँ, डिस्पोजिशन जिसके बारे में कहा गया है, इंसान की प्रवृत्ति, अगर वो आप सही तरीके से निकाल के उसका इस्तेमाल कर लेते हो अपना प्रिस्क्रिप्शन बनाने में, तो कैसा मैजिकल इफेक्ट आता है, ठीक है ना। बट इट इज़ द मैटर ऑफ कंटिन्यूस एक्सपोजर, कंटिन्यूस एक्सपोजर में रहो ये स्टडीज़ के, इन सब चीज़ों के, और चीज़ों को अपने आप अपने अंदर डेवलप होने दो। तो डॉक्टर हबर्ड ने एक्सपीरियंस से कुछ नियम बनाए पोटेंसी को लेके। डॉक्टर हबर्ड कहती हैं
कि अगर डिजीजेस, बीमारियां साइकिक ओरिजिन की है, मानसिक विक्षिप्त, मानसिक रोगी, साइकिक ओरिजिन, आपको ऐसा लगे कि इसकी बीमारी जो है ये मानसिक ज़्यादा है, ठीक है ना। मानसिक बीमारियां आपको माइंड चैप्टर में फैली हुई मिल जाएंगी, एंगर, रेज, ailments from emotional excitement, ailments from being scorned, sensitive to rudeness, ठीक है ना। ओवर स्टेफिसग्रिया, मॉर्बिड सेंसिटिविटी होती है उसके अंदर, नई बुरी लगने वाली बात भी बुरी लग जाती है। नेट्रम्यूर, ये बुरा मान जाने वाले लोग हैं, वो बुरा मान के दिल में रखने वाले लोग हैं, रखे रहते हैं दिल में सालों। कोई नाराजगी पली हुई है किसी के प्रति, क्या है रूब्रिक अपने पास? क्या है रूब्रिक अपने पास? माइंड चैप्टर खोलो जल्दी से, माइंड चैप्टर में खोलो डिसकंटेंटेड। डिसकंटेंटेड निकाली? डिसकंटेंटेड का मतलब होता है असंतुष्ट। उसके अंदर सब रूब्रिक है रिजर्व डिस्प्लेजर, पाल के रखा हुआ कोई नाराजगी। द रेमेडीज आर ओरम, इग्नेशिया, इपिकैक, नेट्रम्यूर एंड सबसे प्रोमिनेंट स्टेफिसग्रिया। इसमें नहीं दी है लेकिन कार्सिनोसिन भी होता है। बात समझिए, ठीक है। अब वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। अपन बात कर रहे थे तो उनने कुछ नियम बनाए, डॉक्टर एलिजाबेथ हबर्ड ने। उनने कहा कि अगर डिजीज प्योरली साइकिक ओरिजिन की है, मानसिक प्रॉब्लम वाली है, तो हाई पोटेंसी देना चाहिए। ये उनके अनुभव के निचोड़ उन्होंने शेयर किए, उससे अपने नियम बनाए। और उनने ये भी कहा कि अगर कोई ऐसी डिजीज लेके आए जो फंक्शनल डिजीज हो, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो। फंक्शनल डिजीज मतलब जैसे कि सर्दी जुकाम, कटार, अलग अलग तरह के डिस्चार्ज, सेंसेशंस, पेन्स, और रिपोर्ट करवाने पे कोई भी पैथोलॉजी डेवलप नहीं हुई है, मतलब वो सब चीज़ें प्योरली फंक्शनल डिजीज अगर कोई लेके आता है, बुखार अभी अभी का हुआ, ये मलेरिया हो गया, ये कोई स्ट्रक्चरल डिजीजेस नहीं है, दे ऑल आर फंक्शनल डिजीजेस, ठीक है ना। एपिलेप्सी इज फंक्शनल डिजीज, कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता, खाली जो ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, वो एबनॉर्मल आता है, ईईजी पॉजिटिव। ब्रेन की कुछ सर्टेन एक्टिविटी ऐसी होती हैं, इस तरह की वेव्स एमिट होती हैं, अचानक से ब्रेन के किसी एक एरिया में एकदम से इलेक्ट्रिक करंट का बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज, या पूरे ब्रेन में, उस हिसाब से एपिलेप्सी के सिम्टम्स आते हैं। फंक्शनल डिजीज है ना, फंक्शनल में गड़बड़ है। तो दूसरा नियम उन्होंने क्या बताया कि फंक्शनल डिजीज टू विथ सब्जेक्टिव सिम्टम्स, फंक्शनल डिजीजेस भी जिसमें सब्जेक्टिव सिम्टम्स हो। सब्जेक्टिव सिम्टम क्या होते हैं? ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा हो, सिर्फ पेशेंट महसूस कर रहा हो,
बात वही होगी फंक्शनल, रिपोर्ट वगैरह में भी कुछ नहीं आ रहा। तो फंक्शनल डिजीज जिसमें ऊपर से तो आपको कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे सब्जेक्टिव से मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मुझे इस तरह की दिक्कत होती है। यहाँ देखिए ना डॉक्टर साहब, बहुत एसिडिटी होती है, ठीक है ना, कई बार वो दवा दे रहे हैं, ठीक कुछ दिनों के लिए ठीक, वापस अब उनकी दवाओं से भी नहीं हो रहा है। उनने मेरे को जांच वगैरह सब करवा डाली, देखिए एंडोस्कोपी भी है मेरे पास, ये मेरे पास क्या कहते हैं बेरियम एक्सरे भी है, और मेरे पास सोनोग्राफी भी है, सब नॉर्मल रिपोर्ट है। अब इतने दिन से जब वो तंग आ जाते हैं डॉक्टर, तो वो ऐसे लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर देते हैं। वो समझते हैं पागल है साला, इसको कुछ है नहीं, इसको वहम हो गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स तो सारी नॉर्मल है। वो फंक्शनल चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन ले ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी मेडिसिन ही जो है वो डायरेक्टेड ही है। वो भी बहुत काम की पैथी है एलोपैथी, लेकिन कब जब ज़रूरत है। एलोपैथी इज़ नॉट क्यूरेटिव मेडिकेशन, इट इज़ इमरजेंसी मेडिकेशन, और बेशक इमरजेंसी में उसका प्रयोग करना चाहिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। सब चीज़ें इंसान के बेनिफिट के लिए हैं। प्रॉब्लम जब खड़ी हो जाती है, जब कहते हैं लोग कि हम ही बड़े या हमारा ही बड़ा। प्रॉब्लम इज ईगो। दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या की है? ईगो। हम जिस चीज़ को मानते हैं उसी को सही समझते हैं, और चाहते हैं समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा कि दूसरे भी उसको माने। उससे हमारा ही अहंकार और मजबूत होता है। ये एक नशे जैसा सेटिस्फेक्शन है। इसलिए देखो, सारे समाज में, सारे संसार में पूरी सिर्फ ईगो की लड़ाई चल रही है। रिलीजन की लड़ाई कहीं है ही नहीं। एक्चुअली जिसको आप रिलीजियस लड़ाई समझते हैं, दे आर प्योर पॉलिटिक्स, है ही नहीं, उसका लेना ही देना नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वो क्या कह रहे हैं, फंक्शनल डिजीज भी, और जो सब्जेक्टिव सिम्टम्स के साथ हो, ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं हो, आप कोई चीज़ पालपेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज़ रिपोर्ट में, ऐसे केसेस भी जो है हाइपोटेंसिस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। डॉक्टर एलिजाबेथ हेबर्ट कहती हैं। और लास्ट टाइम भी एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस जब मैं आपसे शेयर कर रहा था, तो मैंने आपसे कहा था ना कि एक्यूट केसेस में लोग वकालत करते हैं हाइपोटेंसिस की, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक्यूट केस में तुम्हारी वाइटलिटी तो गई नहीं है ना, कि लंबे समय से कोई क्रॉनिक डिजीज लिंगर कर रही है तुम्हारे साथ और उसने तुम्हारी वाइटलिटी को एकदम वीक कर दिया है, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है ना। खैर, ये तो इनने सीधा सीधा अपना अनुभव बता दिया कि भाई ऐसा है। अब आप प्रयोग करके देखें, पूरा मामला प्रयोग पर टिका हुआ है। मैंने हमेशा से अपने स्टूडेंट से कहा है कि होम्योपैथी इज लाइक स्विमिंग। पानी तैरना सीख के आज तक कोई पानी में कूदा ही नहीं है। यू हैव टू फर्स्ट जंप। ठीक है, इट इज मैटर ऑफ करेज, एक्चुअली इट इज द मैटर ऑफ करेज। प्रयोग करो, ये नियम बता रहे ना, प्रयोग करो, तुमको पता चल जाएगा ये लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, तो उसी से तो आपका एक्सपीरियंस क्रिएट होगा। ठीक है। आगे इनने तीसरा नियम बताया डॉक्टर एलिजाबेथ हबर्ड ने, अगर कोई ऐसी एक्यूट डिजीज हो, इवन विथ पैथोलॉजिकल चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस भी आ गए, मतलब जैसे कि तेज फीवर आया, गले में दर्द हुआ और टॉन्सिल्स भी स्वेलिंग आ गई, पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गए। पैथोलॉजिकल चेंजेस मतलब इन्फ्लामेशन सेट हुआ किसी भी प्रकार का। अब यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव हो गया जो दिख रहा है रिपोर्ट्स में भी या ऑब्जर्वेशन में भी। ऐसे एक्यूट केसेस हो इवन विथ पैथोलॉजिकल चेंजेस, यहाँ एक्यूट पे ज्यादा ध्यान देना, एक्यूट केस है, मतलब वही है, वाइटलिटी उसकी क्रिपल्ड नहीं हुई होगी ना लंबे समय से, तो बोले ये भी ऐसे एक्यूट डिजीज, एक्यूट पे ध्यान रखना, इवन विथ पैथोलॉजिकल चेंजेस। will also need hypotensis.
साइकिक ओरिजिन, हाइपोटेंसी, हाइपोटेंसी, फंक्शनल डिजीज विथ सब्जेक्टिव सिम्टम्स, हाइपोटेंसी, हाइपोटेंसीज, पैथोलॉजिकल, है ना। एक्यूट डिजीज इवन विथ पैथोलॉजिकल चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस होने के बावजूद हाइपोटेंसी। ऐसे अपने दिमाग में बनाओ, इसे क्लैरिटी आ रही है ना। कभी भी प्रिस्क्राइब करने जाओगे तो कोई भी चीज इसमें से आपको याद आएगी ना, आपके पास एटलीस्ट एक रहेगा प्रयोग करने के लिए, कुछ हवा में कुछ भी नहीं। ठीक, लेकिन यहां पे ये एक चीज बोलती है, अगर एक्यूट डिजीज हो इवन विद पैथोलॉजिकल चेंजेस तो हाइपोटेंसी, लेकिन कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है लंबे समय से, कुछ भी हो सकती है, फर्ज करो कार्डियक अस्थमा है, कार्डियक अस्थमा की शिकायत का कोई पेशेंट है, उसको लंबे समय से अपन जानते हैं कि इसको कार्डियक अस्थमा है, और कभी वो एक्यूट हो गया, किसी भी वजह से हुआ, अपने को मालूम है कि ये सारा ये 10 साल से कार्डियक अस्थमा का पेशेंट है। अब ऐसे पेशेंट को अगर कोई एक्यूट प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि मान लो किसी तरह के एक्सपोजर में गया, नहीं गया, एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर में आया, मानसिक हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, किसी भी फिजिकल या मेंटल किसी भी तरह के एक्सपोजर में आया या नहीं आया, और उसका कार्डियक अस्थमा फ्लेयर अप हो गया और उसको अभी बिल्कुल एकदम बिल्कुल कर रहा है, एक्यूट कंडीशन है। क्रॉनिक की एक्यूट कंडीशन अगर हो तो फिर जब आप उस वक्त सिलेक्शन करेंगे तो फिर मीडियम या लो पोटेंसी, फिर हाई पोटेंसी से रिस्क आपको नहीं लेना है। देखो कितनी मतलब क्लियर जानकारी है, उसमें आप एटलीस्ट सामने वाले का नुकसान नहीं करोगे, क्योंकि ऐसे केसेस में क्रॉनिक डिजीज का जो एक्यूट एक्सर्बेशन होता है उसमें हाई पोटेंसी देने से एग्रावेशन, और हो सकता है बहुत ज़्यादा अगर क्रिपल्ड हो गई हो उसकी वाइटलिटी लंबे समय से क्रॉनिक डिजीज के रहने से, तो किलर एग्रावेशन भी आ सकता है। केंट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विथ नो इम्प्रूवमेंट, क्या बोलते हैं, प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन विथ फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट, फर्स्ट ही है ना। है ना। सो और मैंने देखा भी है अपनी आंखों से। ठीक, तो अब 4 नियम इनने अभी तक बताए। पहला, साइकिक ओरिजिन के केसेस में फंक्शनल डिजीज हो विथ सब्जेक्टिव सिम्टम, एक्यूट डिजीज हो इवन विथ पैथोलॉजिकल चेंजेस, हाइपोटेंसिस। लेकिन अगर किसी क्रॉनिक डिजीज का एक्यूट फ्लेयर अप हुआ है देन मीडियम और लो पोटेंसीज प्रिफर करना चाहिए। और अगला रूल इन्होंने बताया है कि इन क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग, अगर कोई क्रॉनिक केस आपके पास आया, चल रहा है कोई एक है, और वो आपके पास आया, आपने उसकी केस टेकिंग किया, आपने उसको सिलेक्शन किया, तो डॉक्टर हबर्ट कहती हैं इन क्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग इट इज सेफ टू बिगिन विद 200 पोटेंसी। अब आपको पता है आपके पास कोई क्रॉनिक केस आएगा तो आपके पास प्रयोग करने के लिए डॉक्टर हबर्ट का अनुभव है कि यार इसको शुरुआत, मेडिसिन तो आपने सेलेक्ट कर ली, यार शुरुआत किस चीज कर रहे हैं, तो 200। ठीक है ना। एक बात उन्होंने और बताई है, एक नियम डॉक्टर हबर्ट ने, बहुत ज्यादा संवेदनशील अगर पेशेंट है, सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट का मतलब
तुरंत रिएक्ट करता है या तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, ज़रा ज़रा सी बात जिसको बुरी लग जाए या ज़रा ज़रा सी चीज़ों से उसकी चीज़ें धूल से धुएं से, हैं, धूल से धुएं से, तेज़ और स्ट्रॉन्ग ऑडोर से, है ना, किसी ख़ास तरह की स्मेल से, रूडनेस से, क्रिटिसिज्म से, किसी बहुत एक्सट्रीमली सेंसिटिव और सेल्फ कॉन्शियस टाइप के जो पेशेंट होते हैं, कुछ संवेदनशील, उनको पहले लो पोटेंसी से शुरू करके फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एकदम से हाई पोटेंसी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेशेंट को नहीं देना चाहिए। कुछ, इन्होंने क्या बोला, सम, इन्होंने बोला सब नहीं बोला, क्या बोला, सम, कुछ। क्योंकि कई बार आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि आपको जरा से भी हाई पोटेंसी आपने उनको दी है ना, तो वो उसी मेडिसिन को प्रूव करने लग जाते हैं। ठीक है ना, डॉक्टर केंट का 8वां या 9वां है ना, 8वां, कि जो भी दवा दो उसी को प्रूव करने लग जाता है। ओवर सेंसिटिव पेशेंट्स, कुछ तो ऐसा आपको कोई ओवर सेंसिटिव लगे तो पहले आपने दिया और उसको वही प्रूव भी करने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों के अनुभव को समझते हैं। तो अपने यहाँ ये हो गया डॉक्टर हबर्ट। अब ने कितने अच्छे और बेहतरीन 5-6 नियम बताए, ठीक। ये आपके पास एक चीज होगी। आखिरी में पर एक जनरल नियम देख लेंगे, लेकिन इनके भी जो अलग अलग आपको बताए हैं, तो जितने ज्यादा एक्सपोजर आपको रहेगा उतना प्रैक्टिस में पता नहीं कब क्या काम आ जाए, क्यों, है कि नहीं। अपने यहाँ हुए थे, अपने यहाँ हो चुके हैं। हिंदुस्तान की बहुत फेमस होम्योपैथी के डॉक्टर थे, डॉक्टर जुगल किशोर, नाम सुना है, ठीक है ना। इनने कुछ बातें बताई हैं। ये कहते हैं डॉक्टर जुगल किशोर, हायर पोटेंसीज बेस्ट सूटेड रहती हैं सेंसिटिव नर्वस पीपल में। अभी थोड़ी देर पहले हर्बर्ट क्या कह रही थी, लेकिन उन्होंने क्या बोला, सम, ऐसे बहुत कम लोग मिल जाते हैं आपको, ज्यादातर। और डॉक्टर जुगल किशोर क्या बोल रहे हैं, ज्यादातर लोगों, ज्यादातर उसमें से कुछ ऐसे निकल जाते हैं। अगर सेंसिटिव संवेदनशील बंदा है, आमतौर पे तो उसके लिए हाई पोटेंसी के लिए ज्यादा ससेप्टिबल होता है, ठीक है ना, पोटेंसी के लिए। और इनका कहना यह है कि जो सेंसिटिवनेस होती है पोटेंसीज के लिए या ससेप्टिबिलिटी, ये बच्चों और विगरस पर्सन्स, जो अच्छे बलिष्ठ ताकतवर एक्टिव एनर्जेटिक विगरस पर्सन्स हैं और चिल्ड्रन हैं, उनको उनकी जो पोटेंसी के लिए ससेप्टिबिलिटी होती है वो हाईएस्ट होती है। तो हाईएस्ट द ससेप्टिबिलिटी, हाई इज द पोटेंसी। बस में। और डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा है कि यही ससेप्टिबिलिटी पोटेंसी की एज के साथ कम होती जाती है। तो ससेप्टिबिलिटी कम होगी तो पोटेंसी भी अपन कम करेंगे। भाई जितनी ससेप्टिबिलिटी हाई रहेगी उतना अपन डायनेमिक हो सकते हैं ना उसके साथ। जितनी क्रूडनेस रहेगी तो आप अलग ही समझ में आएंगे कि कितने ससेप्टिबल है। विग्रस पर्सन्स तुरंत एक्ट करते हैं, तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, बच्चे, ठीक है। तो इस और
इनका अनुभव ही कहा गया, एक ये भी है। लोअर, अब हायर पोटेंसी के लिए इन्हें डॉक्टर जुगल किशोर ने क्या कहा ससेप्टिबिलिटी कि- उनकी हाई होती है, तो अपन हाई पोटेंसी कर सकते हैं। कि सेंसिटिव और नर्वस लोगों में, लेकिन लोअर पोटेंसीज के लिए क्या कहता कि लोअर पोटेंसीज से ज्यादा अच्छा रिस्पांस लाती है लोअर पोटेंसीज, किन में? लोअर पोटेंसीज ब्रेज वाले में और नहीं। धीमे लोग, सुस्त लोग, डल ऑफ कंप्रहेंशन, मतलब इंटेलिजेंस भी कम, कंप्रहेंशन मतलब समझने की, मतलब इंटेलेक्चुअली बहुत हाई नहीं। सुस्त लोगों में, इंटेलेक्चुअली डल लोगों में, जिनका कंप्रहेंशन डल हो, फ्लेगमेटिक इंडिविजुअल्स। फ्लेगमेटिक क्यों बोला? क्या होता है भाई फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट? क्यों बोला? फ्लेग्म का मतलब तो होता है बलगम, जो एक्सपेक्टोरेशन निकलता है, फ्लेग्म, PHELGM, फ्लेग्म, PHLEGM, फ्लेम, ठीक है ना? तो फ्लेगमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट, माइंड से कहां से जोड़ दिया इसको? फ्लेग्म जो होता है ना, वो कैसा होता है? गाढ़ा होता है। उसको आपने थूक दिया, वो देखना, वो अगर ऐसे, तो भी वो धीरे, यहीं पे अगर पानी होता तो तुरंत क्विकली बह जाता। तो जिनका सिस्टम सुस्त होता है या सुस्त टाइप के, स्लगिशनेस होती है ना, टॉरिडनेस होती है, ठीक है ना? एंड व्हाट इज टॉरिडनेस? What is torridness? Characterized by intense emotions. मतलब अब देखो, जो इंटेलिजेंट कम होते हैं उनके इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं, इमोशंस इनके ऊपर हावी रखते हैं। तुम देखो झुग्गी झोपड़ी वाले, पानी भर, हैंडपंप में पानी भरने के बाद पे खून खराबा हो जाता है ना? इंटेलिजेंस जितना कम, उतना भावनाओं पर नियंत्रण नहीं। भावुक हो जाने वाले लोग, जिन पे भावनाएं हावी हो जाती हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी टाइप का। हाँ, इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस का काम क्या रहता है? कि आपको चेक करना आपके इमोशंस को, कि कहाँ कितना और कहाँ कितना नहीं। इंटेलिजेंस इज कंट्रोलर ऑफ इमोशन। ये दोनों अलग अलग फैकल्टी है माइंड की, इमोशनल फैकल्टी एंड इंटेलेक्चुअल फैकल्टी। ठीक है? टॉरिड का मतलब समझे? तो सुस्त लोग, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट वाले लोग, टॉरिड, डल कंप्रहेंशन, समझ भी जिनकी कम है, तभी तो ऐसे भावनाओं के भाव में आते हैं। ऐसे लोग जो हैं, इनके बारे में बोलते हैं, इनमें लोअर पोटेंसीज, डॉक्टर जुगल किशोर बोलते हैं, इस तरह के लोगों में लोअर पोटेंसीज बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लाती है। और अपन ने वहां बात करी थी कि सेंसिटिव, नर्वस, विगरस चिल्ड्रन, दे आर एक्टिव। यहां पे आप अगर थोड़ा सा मनन करोगे तो यहां बात कर रहा है एक्टिवनेस के लिए, रिस्पॉन्स जिनका क्विक है, दे आर सेंसिटिव। आपने बोला नहीं कि वो समझे नहीं, बड़ी गहराई से समझती चीजों को, कंप्रहेंशन डल नहीं है जिनका, समझे? ऐसे लोगों में हाइपोटेंसी, डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा है।
तो एक और अच्छा बड़ा मैथमेटिक्स जैसा नियम दिया डॉक्टर जुगल किशोर ने, बिल्कुल मैथमेटिक्स जैसा नियम है कि अगर अपन ससेप्टिबिलिटी जो माने, ससेप्टिबिलिटी, अब अपने ससेप्टिबिलिटी जितनी ज़्यादा उतनी हाई पोटेंसी, ससेप्टिबिलिटी जितनी कम उतनी लो पोटेंसी। तो ससेप्टिबिलिटी के बारे में उन्होंने कहा है कि ये ऐसा लगता है मुझे, मेरा अनुभव ये कहता है, डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ससेप्टिबिलिटी इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन के साथ बढ़ती है। तो कोई इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन वाला आपके पास आया है, कोई डॉक्टर, कोई प्रोग्रामिस्ट या समथिंग इज लाइक दैट, जो इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन में है, तो डॉक्टर जुगल किशोर का अनुभव याद करके सोच रहे हैं एक बार कि उन्होंने कहा है कि मुझे ऐसा महसूस होता है, डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो बढ़ती है इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन से, एक्साइटमेंट वाली लाइफ से, जिसमें कंटिन्यूअस एक्साइटमेंट बना हो, या ज़्यादातर, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पार्टीज अटेंड करता हो, उसमें भी आ जाएगा, बहुत ज़्यादा तनाव में अक्सर रहता हो। जैसे पिछली बार मैंने एक बताया था आपको, क्या बताया था, मेरी एक पेशेंट से, उनके हस्बैंड फौज में थे, कश्मीर में पोस्टिंग थी, वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ चलती रहती हैं, तो वो यहाँ कंटिन्यूस तनाव में रहती थी, यानी कि एक्साइटमेंट में रहती थी। किसी भी तरह की मानसिक उद्विग्न अवस्था, एजिटेटेड स्टेट ऑफ माइंड इज एक्साइटमेंट। कोई लगातार पार्टीज वगैरह करता हो हर दूसरे तीसरे दिन, वो भी एक तरह के एक्साइटमेंट को कंटिन्यूस, तो ऐसे इस तरह से कंटिन्यूस एक्साइटमेंट से, सीडेंट्री ऑक्यूपेशन से, और क्या बोलते हैं डॉक्टर जुगल किशोर, और सीडेंट्री ऑक्यूपेशन, बैठे बैठे काम करना पड़ता हो, चाल फिर ज़्यादा नहीं हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम या ना के बराबर हो, बस जाते सीट गद्दी में बैठ जाते, बैठे रहते दिन भर। डॉक्टर साहब जाते हैं कार में, घर से निकलते हैं और क्लिनिक में जाके बैठ जाते हैं, और फिर घर आ जाते हैं, फिर अपनी कार में बैठ के और फिर आराम से घर में बैठते हैं, ठीक है ना, फिर क्लिनिक चले जाते हैं। रेसिडेंट्री ऑक्यूपेशंस अगर बहुत ज़्यादा है, अगर हाँ, अगर वो व्यक्ति अलग से अपनी हेल्थ के लिए कुछ करता हो, जिम जाता हो, रनिंग करता हो, व्हाटएवर, तो फिर वो सीडेंट्री उसकी लाइफ नहीं कहलाएगी, है ना। तो डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि इन तीन लोगों में, जो जैसे कि इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन वाले लोग हो गए, जो एक्साइटमेंट की उत्तेजनापूर्ण जिंदगी जीते हैं, जो एक्साइटमेंट वाली, ठीक है ना, और जो सीडेंट्री ऑक्यूपेशन, इसके साथ इनमें ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है, छोटी मोटी पोटेंसी फिर इनके अंदर काम नहीं करती। क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम, क्या हो गया? पानी चाहिए था सर। तो उनने एक एग्जाम्पल भी दिया है इसके लेके डॉक्टर जुगल किशोर ने, जैसे कि वो कहते हैं डॉक्टर जुगल किशोर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई एडवांस्ड, हाँ नहीं, दूसरा नियम तो मैंने बताया ही नहीं, तो इन्हें मतलब ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। जितना सीडेंट्री ऑक्यूपेशन होगा, जितना इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन होगा, जितना एक्साइटमेंट वाली लाइफ होगी, ससेप्टिबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी, लेकिन पैथोलॉजी जितनी बढ़ेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा पैथोलॉजिकल केस, तो ये क्या कह रहे हैं, रफली, ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे हैं, बोले रफली ऐसा देखा है मैंने कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, बोले इनके हिसाब से मैंने देखा अक्सर, कोई भी 100% नहीं बोलता, अनुभव की बात बता रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी कम होती है। और फिर उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया इस चीज़ का, जैसे कि आपके पास कोई एडवांस ट्यूबरकुलोसिस का केस आ गया, या हार्ट की कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन लेके आ गया हो, व्हाटएवर, हार्ट की जस्ट लाइक कुछ भी हो सकता है, वॉल्वुलर हार्ट, VSD, RSD, व्हाटएवर इट में भी लेके आ गया आपके पास, या
पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ हार्ट, साथ में कंजेस्टिव फेलियर भी है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है ना, या फिर एडवांस नेफ्राइटिस लेके आ गया हो, किडनी फेल, क्रॉनिक रीनल फेलियर का केस आ गया हो आपके पास, या कोई मेलिग्नेंट ग्रोथ्स हो रही है, कैंसरस ग्रोथ्स हो रही है, ठीक है ना, तो इनका ट्रीटमेंट लो पोटेंसी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जितनी हाई पैथोलॉजी ससेप्टिबिलिटी उतनी कम, ससेप्टिबिलिटी जितनी कम पोटेंसी उतनी कम, और जितना ज़्यादा सीडेंट्री इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन और एक्साइटमेंट वाली लाइफ हो, ससेप्टिबिलिटी इंक्रीज होती है इनसे। देखो कितना अच्छा मैथमेटिक्स जैसा उन्होंने एक आपको नियम बता दिया। और उन्होंने ये भी कहा है कि प्रायः ये देखा गया है कि इस तरह की जो लो ग्रेड कंडीशंस है, जिसमें पूरी पैथोलॉजी ही है, कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है ही नहीं, आपने पूछ डाला कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, कोई उनका एपेटाइट से भी कुछ निकल के नहीं आ रहा है, टेम्परेचर से भी कुछ निकल, सीजनल भी कुछ निकल के नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं निकल के आ रहा है कि किससे हम कैरेक्टराइज करें, खाली आपके सामने पैथोलॉजिकल कंडीशन है। इस तरह की लो ग्रेड कंडीशन कि आपके पास कैरेक्टराइज करने के लिए सिम्टम ही नहीं है, या बहुत ही फ्यू कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, कम, तो सो कॉल्ड ऑर्गेनिक रेमेडीज दी जाती है लो पोटेंसी में। जैसे कि लीवर कैंसर हो गया, हाइड्रास्टिस क्यू देते थे डॉक्टर एलन, ठीक है ना, निकालो रिपोर्टरी में, एब्डोमन, एब्डोमन के अंदर कैंसर, जल्दी निकालो। सर चार्ज भी नहीं हो रहा। चार्ज नहीं हो रहा, मतलब सर चार्ज नहीं था इसलिए वो बंद हो गया था। तो ध्यान ही तैयारी नहीं थी तुम्हारी, मतलब, हाँ यस सर। है ना। तो इस तरीके से जो प्रोमिनेंट ऑर्गन से रिलेटेड रेमेडी होती है वो दी जाती है लो पोटेंसीज में। फिर आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ती है, आपको नियम पता है कि ऐसा कैसा है, बहुत कम कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है और ऐसी लो ग्रेड कंडीशन है जिसमें एडवांस पैथोलॉजिकल कंडीशन और पैथोलॉजी ही मुख्य है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को लो पोटेंसी में उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक, बिल्कुल आप, फिर आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ एक ही सिम्टम सबसे प्रोमिनेंट देखना है, लीवर कैंसर, और बहुत फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाए कि इसमें से कौन सी हो सकती है, फिर उसको आप लो पोटेंसी में चलाएं। ऐसा डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं। डॉक्टर जुगल किशोर इज वेरी ग्रेट, वॉज वेरी ग्रेट डॉक्टर, नाम सुना होगा उनका, सुना है नहीं सुना है? हाँ, उनने एक बात और कही है कि हमारी जो आदतें होती हैं, इंसान की जो आदतें होती हैं और उसका जो इन्वायरमेंट होता है, आसपास के उसका जो माहौल होता है, ये भी पोटेंसी के प्रति हम कैसा रिएक्ट करेंगे, कोई भी व्यक्ति कैसा रिएक्ट करेगा, उस पर प्रभाव डालता है। जैसे जितना ज्यादा सभ्य समाज या सभ्य कंट्री कंपेयर टू प्रिमिटिव पीपल, अपने हिंदुस्तान में ले लो, अपना हिंदुस्तान एक पूरी दुनिया जैसा है, केरल बड़े सभ्य लोग, बड़े सुशिक्षित लोग, 100% लिटरेसी, यस सर। और बिहार का है नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सिविलाइजेशन, यस सर। यह बात किस चीज की है, सिविलाइजेशन की। तो डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा है कि हमारे एनवायरनमेंट का, हमारी आदतों का भी, हमारे आसपास के माहौल का बहुत असर पड़ता है कि हम पोटेंसी के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो उनने इसके लिए अपने अनुभव से बताया कि बहुत ज़्यादा सभ्य कंट्री या जगह के लोग एज कंपेयर टू प्रिमिटिव पीपल, मतलब कम सभ्य, पुराने प्राचीन टाइप के रह रहे हैं, अभी भी आदिवासी भी हो सकते हैं उसमें, या गांव वाला भी हो सकता है, खेती बाड़ी करने वाला आदमी,
ठीक है ना, जो बहुत ज़्यादा अभी सभ्यता में नहीं है, नेचुरल कंडीशंस को जो अभी ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं। अपने हिसाब से सिविलाइज्ड लोग क्या है, अपने हिसाब से कंडीशंस को मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब देखो बाहर कितनी गर्मी है, अपन एसी में बैठे हैं बढ़िया ठंडे ठंडे, है ना, और जो इतने सभ्य नहीं है वो अब इस तरह की चीज़ों में, लाइट ही नहीं है तो फिर एसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो नेचर की कंडीशंस को ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरा सोचना है, जो इनने कहा सिविलाइज्ड और प्रिमिटिव। तो इनका कहना है कि ज़्यादा सिविलाइज्ड जितना होगा उसकी ज़िंदगी में आराम उतना होगा, सीडेंट्री और इंटेलेक्चुअल ऑक्यूपेशन उतना ही होगा, उतने ही उसके पास तरह तरह की अम्यूजमेंट की या एक्साइटमेंट, शहर में जितना आदमी रहता है उसको उत्तेजित होने के लिए उतनी ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ मिलेंगी। कहीं डकैती हो रही है, कहीं लूटपाट हो रही है, कहीं डांस का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कहीं कोई बढ़िया फंक्शन चल रहा है, कहीं कोई मेला चल रहा है, दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं कंटिन्यूस एक्साइटमेंट के लिए। टीवी है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, है ना। तो इससे समझ जाओ वही बात कह रहे हैं दूसरे तरीके से कि हमारे माहौल का भी, तो माहौल से भी तुम, अगर तुमको पेशेंट का माहौल पता चल गया कि किस तरह के बैकग्राउंड, माहौल या फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, तो भी आपके दिमाग में एक पोटेंसी का आइडिया हो सकता है। ठीक है नहीं, तो इनका कहना है कि जितने ज़्यादा सिविलाइज्ड कंट्री या प्रांत का व्यक्ति हो, सभ्य और ठीक है ना, और एज कंपेयर टू प्रिमिटिव, ठीक है ना, प्राचीन टाइप के, ठीक है ना, ऐसे लोगों को जितना ज़्यादा सभ्यता से जुड़ा हुआ सभ्य, हाई पोटेंसी, ग्रेटर पोटेंसी, रेंज भी उसको क्योर करने में ज़्यादा लगेगी। पता चला 30 से शुरू किए थे, 1.5-2 साल में जाके उस, या साल 6 महीने में जाके वो CM तक पूरा गया या 50M तक पूरा गया और तब जाके ठीक हुआ। कोई प्रिमिटिव गांव वाले आते हैं, एक आध दो पोटेंसी में ठीक होके चल देते हैं। तो ऐसे लोगों में रेंज भी पोटेंसी की ज़्यादा लगती है, ड्रग रेंज और पोटेंसी की रेंज भी ज़्यादा लगती है। कई बार एक से ज़्यादा ड्रग की भी ज़रूरत महसूस होती है, कई बार एक तरह के सिम्टम्स जाते हैं, फिर उसके बाद फिर न्यू या ऐसे आ जाते हैं, फिर अपने को फ्रेश सिलेक्शन करना पड़ता है, या उसको अब आगे रिस्पॉन्ड नहीं करते तो फिर अपन फिर से स्टडी करके फिर न्यू फ्रेश सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो इनको रेंज भी ज़्यादा लगती है, पोटेंसी की भी और ड्रग की भी। जितने ज़्यादा सिविलाइज्ड, जितने ज़्यादा सभ्य समाज में, मतलब जितने ज़्यादा शहरीकरण आज के हिसाब से अगर मैं बोलूँ क्रूड फॉर्म में, तो जितने ज़्यादा शहरीकरण उतने ज़्यादा रेंज ड्रग की भी और पोटेंसी की भी रेंज ज़्यादा लगती है। ठीक, एक और बात उन्होंने बताई है, बहुत अच्छी बात है कि जो उन्होंने बताई, बहुत काम आएगी जब भी तुम पोटेंसी सिलेक्ट करोगे। ऐसे लोग जिनको ड्रग्ड किया गया है क्रूड मेडिसिन से, जैसे कोई खा रहे हैं, कोई सालों से तुम्हारे पास आया, वो क्या कर रहा है, वो कोई लेक्सिटिव या चूरन खा रहा है, या BP की गोली खा रहा है लंबे समय से, या एपिलेप्सी की मेडिसिन खा रहा है, जिनको क्रूड मेडिसिन से ड्रग्ड किया गया हो, या फिर ऐसे लोग जो क्यूरेटिव चीज़ों को भी पैलिएटिव के पास लेके चले जाते हैं। सर्दी जुकाम हुआ था और उसको अच्छी खासी उसने दवा दे दी जुकाम की, एलोपैथ ने एंटीबायोटिक्स ये वो सब, और वो सप्रेस हो गया, अब वो कफ में चेंज हो गया। ऐसा ड्रग्ड किया हुआ व्यक्ति, क्रूड मेडिसिन से जिनको ड्रग्ड किया गया हो, या लो होम्योपैथिक पोटेंसी किसी को आया, बोले होम्योपैथी में ही दिखाता था डॉक्टर साहब उसके पास, और वो उसको किस तरह के लो पोटेंसी की दवाएं या मदर टिंचर्स एलोपैथी टाइप रोज खिलाता हो, TDS खाता हो या TDS पीता हो। तो चाहे होम्योपैथिक लो पोटेंसी से या मदर टिंचर से या किसी भी क्रूड मेडिसिन से ड्रग्ड पर्सन अगर हमारे पास आ गया, तो लो पोटेंसी लोग के क्योर इनिशिएट नहीं कर पाती हैं। डॉक्टर जुगल किशोर बोलते हैं अपने अनुभव के हिसाब से, इनमें क्योर को इनिशिएट करने के लिए हाई पोटेंसीज दी जाती है, तभी क्यूरेटिव रिएक्शन शुरू होता है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, कि आपके पास एक बैकग्राउंड तैयार हो कि हम पोटेंसी कैसे सेलेक्ट करें।
यस सर। आ रही है, अभी तक अपन ने जो जनरल नियम है वहां तक पहुंचे ही नहीं है। अभी तो अपन सिर्फ डॉक्टर्स के अनुभव सुन रहे हैं, यस सर। उसमें ही कितना नॉलेज अपने को मिल रहा है। सर जो प्रिमिटिव पीपल्स होते हैं उनको लो पोटेंशियल। डेफिनेटली भाई, प्रिमिटिव वही पुरानी, अभी मैंने क्या बात बताया था, प्रिमिटिव में किस तरह के लोग आ जाएंगे? प्राचीन गांव वाले को समझो यार, अभी बताया था ना, डल कॉम्प्रिहेंशन। नहीं, उनको 30 और 200 पोटेंशियल। अब वो आपके ऊपर है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से आप 3 और 6 भी तो दे सकते हैं, हाँ मदर टिंचर भी दे सकते हैं जरूरत के हिसाब से, ठीक है ना। अब एक और चीज इन्होंने बताई, अभी तो ये 2 चीज बताई, जितना सिविलाइज्ड हाइपोटेंसी, जितना दवा खूब खा के आया हो आपके पास, उसमें हाइपोटेंसी क्योर को इनिशिएट करने के लिए ऐसे लोग जो हैं, जो इंटेलेक्चुअल का उल्टा, कोर्सर, ज्यादा स्थूल ऑक्यूपेशन, जैसे कि मैनुअल लेबर हो गया, गड्ढा खोदना हो गया, मैनुअल लेबर जिसमें लगता है, इंटेलेक्चुअल नहीं, मेहनत करने वाला मजदूर, शारीरिक मेहनत करने वाला, ठीक है ना, मैनुअल लेबर, इस तरह के ऑक्यूपेशन में अगर कोई है, जिम ट्रेनर्स भी आते हैं इसमें, यस सर। वो उनका इंटेलेक्चुअल नहीं है, क्या है, फिजिकल। हाँ, ठीक है, जो मैनुअल लेबर, इस तरह के ऑक्यूपेशन, और कोर्स फूड भी ये लोग लेते हैं। अपन क्या है, हाई सोसाइटी, हाई सिविलाइज्ड, जितने ज्यादा खानदानी लोग, उनके फूड में उतना ही रिफाइनमेंट रहता है। और ये क्या है, रोटी ये और प्याज और मिर्ची के साथ खा लिए, या इस तरह कोर्स टाइप का, रिफाइनमेंट कम हो, इस तरह के फूड्स लेने वाले लोग, ये लेस ससेप्टिबल होते हैं, इनकी ससेप्टिबिलिटी कम होती है, ठीक है ना। और इडियट्स, मूर्ख, इम्बेसाइल्स, कम दिमाग, डीफ एंड डम, गूंगे बहरे लोग, कोर्स फूड खाने वाले लोग, कोर्स ऑक्यूपेशन है, जैसे कि मैनुअल लेबर, इस तरह के करने वाले जो लोग हैं, ठीक है ना। देखो, कोर्स का मतलब होता है जिसमें शिष्टता कम हो, जिसमें सभ्यता कम हो, जिसमें जो परिष्कृत कम हो, रिफाइनमेंट जिसमें कम हो। इस तरह की लाइफ कौन जीता है? लोअर तबके के लोग ही जीते ना, मजदूर तबके के लोग, किसान तबके के लोग, मैनुअल लेबर करने वाले लोग, मजदूर लोग, मैकेनिक हो गए, ये हो गए, वो हो गए। इनके फूड में भी उतना रिफाइनमेंट नहीं रहता, रोटी सब्जी लाए खा लिए, बात समझ में। तो इस तरह के लोगों के इडियट्स हो गए, इम्बेसाइल हो गए, मूर्ख हो गए, कम दिमाग लोग हो गए, ठीक है, डीफ एंड डम, गूंगे बहरे लोग हो गए। इनको लो पावर यानी कि लो पोटेंसी देना पड़ता है, ठीक है ना। इनका रिएक्शन हाई पोटेंसीज के प्रति उतना नहीं रहता, ठीक है। तो आप इसे सिविलाइज, जितना ज्यादा सभ्य, जितना ज्यादा ड्रग्ड या क्रूड मेडिसिन खाया हुआ, इनको हाई पोटेंसीज चाहिए। और जितना ज्यादा कोर्स मैनुअल लेबर वाला हो, कोर्स लाइफ वाला हो, डम एंड डीफ हो, इडियट, इम्बेसाइल हो, इनको हाई पोटेंसी दी जाएगी। एक बहुत और इम्पोर्टेंट बात बताई डॉक्टर जुगल किशोर ने अपने अनुभव से, ये जान बचाने के काम आ जाएगी अगर आपको याद रही तो। नहीं याद रहने पे आप सही मेडिसिन का सिलेक्शन कर भी के भी उल्टी सीधी पोटेंसी से
बेनिफिट नहीं ले पाओगे। ठीक, ये कहते हैं कि कैरेक्टर डिजीज किस प्रकार की है। डिजीज का क्या हो गया, थक गई? वो सर कल परसों एक्सरसाइज कर ली मतलब पूरा बॉडी पेन। क्या खाते हैं ऐसे? एक्सरसाइज कर लिया और बॉडी पेन हो रहा है तो क्या खाते हैं? पड़ा था वही पहले आर्नी का लो। आर्नी का ऑल्सो एक्ट एज मसल टॉनिक। ठीक है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि डिजीज का कैरेक्टर कैसा है, किस प्रकार की डिजीज है, या उसकी लोकेलिटी कौन से अंग में हो रही है, इनका भी मोनोपोटेंसी में प्रभाव पड़ता है। कैसे भाई? कि कौन सी पोटेंसी की चॉइस करें? ये क्यों कहा डॉक्टर जुगल किशोर ने? उन्होंने कहा कि जैसे कि इन सर्टेन मैलिग्नेंट एंड रैपिडली फैटल डिजीज, ऐसी मैलिग्नेंट और रैपिडली जो बहुत, जिसका कोर्स बहुत तेज है, जल्दी निपट जाएगा इसमें, ये फैटल डिजीज जस्ट लाइक कोलेरा। हैजा जब फैलता है धनाधन धनाधन, बिल्कुल एकदम कितनी स्पीड रहती है उसकी, बिल्कुल एकदम कितने उल्टी दस्त, बिल्कुल एकदम राइस वाटर स्टूल कर करके एकदम से आदमी कोलैप्स में चला जाता है, और ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पाए, सही मैनेजमेंट नहीं हो पाए तो कोलैप्स में जाके मर जाता है। ऐसी रैपिडली मैलिग्नेंट डिजीज लाइक कोलेरा, डॉक्टर ये कहते हैं, डॉक्टर जुगल किशोर, कितना कीमती अनुभव उन्होंने शेयर किया। धन्यवाद देना चाहिए उनको, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को, कि उन्होंने ये बोला कि हमको कुछ मेडिसिन के मटेरियल डोज भी, स्पिरिट ऑफ कैंफर, जैसे कैम्फर क्यू, मटेरियल डोज कैम्फर क्यू, स्पिरिट ऑफ कैम्फर। और उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, एक्सेप्शंस भी हैं। इनने खुद कहा, डॉक्टर जुगल किशोर ने, कि ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस भी हैं, कि कई बार इस तरह की डिजीजेस को हाइपोटेंसिस ने भी क्योर कर दिया है, लेकिन ये एक्सेप्शंस है। और वाकई में वो एक्सेप्शन होते हैं जो एक्सेप्शनल प्रिस्क्राइबर्स जो होते हैं, जिनको, जो इतनी मेहनत करते हैं कि ईश्वर उनको, ऊपर वाला उनको लगातार उनकी मेहनत और लगे रहने, लगन से ऐसी चीज़ें दे देता है। एक्सेप्शनल प्रिस्क्राइबर्स लाइक डॉक्टर बोइनी नसन, डॉक्टर हेरिंग, डॉक्टर बोगर, डॉक्टर कैंट, ठीक है ना, डॉक्टर संकरन, डॉक्टर फाटक, डॉक्टर जुगल किशोर, दे वेर एक्सेप्शनल प्रिस्क्राइबर। ऐसे लिस्ट बहुत है। डॉक्टर हबर्ड, अभी अपन ने बात की, ठीक है। तो ये भी उन्होंने बताया कि पोटेंसिस में कितनी सारी चीज़ें डॉक्टर जुगल किशोर ने ही बता दी। अभी हबर्ड में ही ज़्यादा अच्छे से तुम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए थे, कितनी सारी चीज़ें डॉक्टर जुगल किशोर ने भी बता दी अपना अनुभव। अब इसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से सुनो। अब आगे और डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं, देखो अब इतनी सारी बताने के बाद भी इनके पास बताने के लिए भी काफ़ी कुछ है पोटेंसी के लिए। डॉक्टर जुगल किशोर अभी कितनी सारी ऑक्यूपेशन से, उसके रहन सहन से, किस तरह के बैकग्राउंड से वो आया है, किस तरह की लाइफ वो जीता है ना, किस तरह का कैरेक्टर है डिजीज़ का, बहुत रैपिड है और इस तरह का कुछ है, फैटल, रैपिडली फैटल, जल्दी जिसमें मर जाते हैं, इस तरह का है ना। लोकलाइजेशन, कौन सा लोकेलिटी है जिसमें बहुत पैथोलॉजी हो, कम वो हो, तो किस तरह की मेडिसिन का उपयोग करें। डॉक्टर जुगल किशोर आपको कितनी सारी जानकारी दे रहे हैं, ठीक है ना। उनने जैसे कि अपना अनुभव बताते हुए, जो उन्होंने अभी ये बताया कि कई में अपने को मटेरियल डोज भी देने पड़ते हैं, अपना अनुभव उन्होंने एक शेयर करते हुए डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं कि जैसे कि बोले कि एक एडवांस केस था सेरेब्रल सिफिलिस का, उसको उनने सेलेक्ट करके डॉक्टर जुगल किशोर ने दिया लाइकोपोडियम 200। तो इसमें ये कहते हैं उससे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ा, कोई रिस्पांस नहीं पड़ा। उसको जब भी 200 देते थे, लेकिन 30 जब भी देते थे उसको, तो वो रिलीव हो जाता था, उसको आराम लग जाता था। आप सोचो 200 काम नहीं कर रही, लेकिन
50 काम कर रही है। उनने ये भी बताया कि सेनेगा इज ए वेरी गुड रेमेडी। सेनेगा कभी नाम सुना? सेनेगा नहीं सुना? कभी कुछ उसके बारे में कुछ भी ABCD मालूम है सेनेगा के बारे में? जैसे तुम लोग को रस्टॉक्स के बारे में मालूम है, बेलेडोना के बारे में मालूम है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी, खास तौर से ये रेस्पिरेटरी एक्यूट, खतरनाक वाले, बिल्कुल एक्यूट, आदमी की हालत खराब हो जाते हैं, इस तरह के खांसी में काम आती है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स इसके बहुत प्रोमिनेंट है। रेटलिंग हो गया, ब्रोंकियल कटार विथ सोर चेस्ट वॉल हो गया, कफ एंड इसका बहुत एक पिक्यूलियर सिम्टम है सेनेगा का, कफ विच एंड्स इन स्नीजिंग। खांस और खांसी की एंड ठीक से होती है। ऐसी खांसी कोई लेके आए, ऐसी खांसी है ना। ऐसे काफ़ी सारे सिम्टम हैं। हाइड्रोथोरेक्स भी के लिए भी बड़ी अच्छी दवा है। मतलब इसका रेस्पिरेटरी में सेनेगा का बहुत महत्व है। कभी इसके बारे में डॉक्टर बोरिक में पढ़ना। हर रेमेडी को पढ़ने के लिए कुछ खास कि किस तरीके से समझे। तो सेनेगा जिस टाइप की रेमेडी, सेनेगा इज नॉट पॉलीक्रस्ट रेमेडी, पर ये इस तरह की जैसे कैम्फर मॉर्बिड मरने जा रहा कोलेरा उसमें काम आ जाता है, वैसे सेनेगा भी इस तरह के रेस्पिरेटरी सिम्टम में जिसमें कि आदमी मर सकता है। हाइड्रोथोरिक्स कितनी वो है, फेटल डिजीज, ठीक है ना, काम आती है। तो इनने अपना अनुभव बताते हुए कहा है कि सेनेगा के साथ मैंने हमेशा लो पोटेंसी में मेरे को बेहतर रिजल्ट मिले हैं देन इन हाई पोटेंसीज। और बिल्कुल यही पर उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए लिखा कि मेरे को कालीफॉस 3x से जो वो मिले हैं रिजल्ट, कालीफॉस जहाँ भी मेरे उनसे वो हुई है ना, उतने हाइयर रिटर्नेशन से नहीं मिले। ऐसा डॉक्टर जुगल किशोर ने अपना अनुभव शेयर किया। तो आज जिन डॉक्टर्स के मैंने, डॉक्टर हबर्ट, डॉक्टर जुगल किशोर, इनके अनुभव जो मैंने आपको ये बताए, ये बहुत ही कीमती हैं, ठीक है ना। और मैं चाहूँगा कि अगली जो क्लास होगी नेक्स्ट 24 तारीख को, तब तक आप इससे एक बार पूरी तरीके से गो थ्रू हो जाए, क्लियर नोट्स फॉर्म कर लें, उसको डिस्कशन करें, जितना ज़्यादा उतना अच्छा रहेगा। इसको बंद करो।